Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने देखा था अबाउट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिए हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, सार्कोमियर क्या होता है वो हमने देख लिया है, और मायोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर जो है वो भी हमने देख लिए हैं। आज हम इसमें देखने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। लेट्स स्टार्ट। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या देखने वाले हैं अपन? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वो प्रोटीन होते हैं which helps in muscular contraction, जो हमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं उन प्रोटीन्स को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कितने टाइप के होते हैं, है ना? अगली चीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं? 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिन, सेकेंड वन इज मायोसिन। ठीक है, 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन जुड़कर बनाता है थिन फिलामेंट, और मायोसिन जुड़कर क्या बनाता है? थिक फिलामेंट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था। एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटा, मोटा मतलब थिक। ठीक है, तो एक्टिन बनाता है थिन फिलामेंट, मायोसिन जो है ये कौन सा फिलामेंट बनाता है? थिक फिलामेंट बनाता है। अब फिलामेंट की तो अपन ने बात कर ली। फिलामेंट से मिलकर बनता है आई बैंड, और थिक फिलामेंट से मिलकर बनता है ए बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड एंड एन आइसोट्रोपिक बैंड। क्लियर है बच्चों इतना? अब एक सबसे पहले वाले प्रोटीन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अबाउट दी एक्टिन, है ना? एक्टिन का अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो आगे चलकर बनाएगा थिन फिलामेंट। क्लियर है? चलिए, अब एक्टिन जो है एक्चुअली में ये जो दोनों प्रोटीन्स है दीज आर पॉलीमर। कैसे प्रोटीन्स हैं ये? पॉलीमेरिक प्रोटीन्स हैं। पॉलीमेरिक प्रोटीन्स मतलब बड़े हैं, छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। तो ये प्रोटीन कैसा है? एक्टिन पॉलीमेरिक प्रोटीन है। पॉलीमेरिक प्रोटीन तो है, तो फिर इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या हुई? इसकी मोनोमेरिक यूनिट होगी, दिस इज एफ एक्टिन, जी एक्टिन। इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी? जी एक्टिन। जी माने क्या? ग्लोब्यूलर एक्टिन। जी माने ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, जी माने पार्ले जी वाला जीनियस नहीं। ठीक है, तो मोनोमेरिक यूनिट क्या है इसकी? जी एक्टिन है। जी का मतलब होता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर मतलब इस तरीके का, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये जी एक्टिन है, ये एक जी एक्टिन, ये दूसरा जी एक्टिन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ऐसे बहुत सारे जी एक्टिन जो है वो जुड़ जाते हैं, और ये जब जी एक्टिन जुड़ते हैं तो जी एक्टिन जुड़ने के बाद में इस तरीके की एक लंबी सी चेन बना लेते हैं। तो जब जी एक्टिन जुड़ते हैं, जुड़ने पर लंबी सी चेन बनाते हैं, तब इसे कह दिया जाता है दिस इज कॉल्ड एज द एफ एक्टिन। एफ एक्टिन मतलब क्या होता है? फिलामेंटस एक्टिन। क्या कहा जाता है इसे? फिलामेंटस एक्टिन। ठीक, तो एक्टिन एक पॉलीमर है मेड अप ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड एज द जी एक्टिन। जी एक्टिन यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन। बहुत सारे ऐसे गोले गोले जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेगा वो? एक फिलामेंट बना लेगा, है ना? रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा वो सर्कल्स का, उन ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स का। उसको अपन ने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज दी
एफ एक्टिन यानी कि फिलामेंटस एक्टिन। क्लियर? अब स्ट्रक्चर देखें इसका, देखें ये इस तरीके से एफ एक्टिन की चेन अरेंज होती है। थोड़े से दूर दूर हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने बना लिया क्या, जी एक्टिन, और जी एक्टिन से बन गए एफ एक्टिन। एक यूनिट को क्या बोल देंगे, जी एक्टिन, यहां मार्क कर, है ना। एक सिंगल जो यूनिट होगी दिस इज कॉल्ड एज द जी एक्टिन, और ये जो पूरी लाइन बनी हुई है इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज एफ एक्टिन। ये भी क्या हो जाएगा, एफ एक्टिन, ये भी क्या हो जाएगा, एफ एक्टिन। मतलब एक एक्टिन के अंदर कितने एक कितने एफ एक्टिन है, देयर आर 2 एफ एक्टिन, है ना। एक एक्टिन प्रोटीन में कितने एफ एक्टिन है, 2 एफ एक्टिन। क्लियर? फिलामेंटस एक्टिन कितने, 2 फिलामेंटस एक्टिन्स है। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमने बना लिया एक्टिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो एक्टिन होता है, इस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर तो और फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो रन करते हैं क्लोज टू दी एफ एक्टिन। ये देखो इस तरीके से, है ना। ये कौन सा प्रोटीन है, दिस इज ट्रोपोमायोसिन। क्या बोला जाएगा इसको, ट्रोपोमायोसिन। तो एक एक्टिन के अंदर 2 एफ एक्टिन है और 2 क्या है, ट्रोपोमायोसिन। 2 strands of tropomyosin runs close to the F actin all along its length, ठीक है। उसकी पूरी लंबाई में ट्रोपोमायोसिन के 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो रन करते हैं। क्लियर? अब एक और प्रोटीन यहां प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी ट्रोपोनिन। ये देखिए, ट्रोपोनिन इज दी अनदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो इस प्रोटीन को अपन ने क्या नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड एज दी ट्रोपोनिन। सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। तो एक और प्रोटीन होता है यहां पर ट्रोपोनिन, हमने लिख दिया ट्रोपोनिन, विच इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन नहीं है, कैसा प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट। कितनी सब यूनिट्स का बना हुआ है, 3 सब यूनिट्स का ये बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ दी 3 सब यूनिट्स, ठीक है। अब 3 सब यूनिट का बना हुआ है, दिस इज प्रेजेंट ओवर ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पर ये किसके ऊपर लोकेटेड है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लोकेटेड है। तो देखें बच्चों, एफ एक्टिन, एफ एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के भी ऊपर क्या है, ट्रोपोमायोसिन के भी ऊपर है ट्रोपोनिन। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन एक पॉलीमर है, उसकी मोनोमेरिक यूनिट जी एक्टिन है। जी एक्टिन यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन बहुत सारे एक साथ जुड़ते हैं तो बनाते हैं वो क्या, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के कितने स्ट्रैंड्स है, 2। पूरे एफ एक्टिन की लेंथ के अलोंग में क्या प्रेजेंट है, एक और प्रोटीन प्रेजेंट है कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या लोकेटेड है, ट्रोपोनिन लोकेटेड है ना। और ट्रोपोनिन किस तरीके से प्रेजेंट है, रेगुलर इंटरवल पर, बराबर दूरी पर ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लोकेटेड होता है। कैसा स्ट्रक्चर है ट्रोपोनिन, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
क्लियर हुआ इतना हमें? ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मायोसिन का स्ट्रक्चर। चलो देखें। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन? मायोसिन प्रोटीन का। ठीक है, मायोसिन जो है दिस इज ऑल्सो अ पॉलीमेरिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है मायोसिन? पॉलीमेरिक प्रोटीन है, जिसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है? मीरोमायोसिन है। क्या है इसकी मोनोमेरिक यूनिट? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं, HMM एंड LMM। क्या होता है HMM और LMM? हैवी मीरोमायोसिन एंड दिस इज लाइट मीरोमायोसिन। ये हो गया HMM और LMM, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन क्या बनाता है? ये बनाता है मायोसिन का हेड और बनाता है मायोसिन का शॉर्ट आर्म। क्या बनाएगा? हेड और शॉर्ट आर्म। लाइट मीरोमायोसिन क्या बनाता है? ये बनाता है मायोसिन की टेल। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका। ये क्या बना लिया अपन ने? मायोसिन के हेड बना लिए। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हेड। अब हेड पार्ट के बाद में ये बन गया इस वाले पार्ट की टेल, और ये नीचे की तरफ में ये हो जाएगी हमारे दूसरे वाले पार्ट की टेल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसका हेड और टेल बना लिया। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज द टेल, और ये हो गया हेड। अब बीच में देखिए ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसे अपन क्या नाम दे रहे? दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट आर्म। क्या नाम दिया इसे? शॉर्ट आर्म। तो हेड और शॉर्ट आर्म ये दोनों मिलकर किससे बने हुए? हैवी मीरोमायोसिन। टेल किसका बना हुआ है? टेल इज मेड अप ऑफ द लाइट मीरोमायोसिन। यहां मार्क कर दे, दिस इज मेड अप ऑफ द LMM and these both are made up of the HMM। HMM और ये भी हो जाएगा HMM। हेड और शॉर्ट आर्म दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? क्रॉस आर्म। हेड एंड शॉर्ट आर्म बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड एज क्रॉस आर्म। ठीक, अब ये जो क्रॉस आर्म है दिस इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। ये एक्सप्लेनेशन याद रखेंगे बच्चों, है ना? क्रॉस आर्म इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ में प्रोजेक्टेड है एट एन एंगल डिस्टेंस with each other and with the मीरोमायोसिन। देखो ये जो क्रॉस आर्म है, हेड और शॉर्ट आर्म का बना हुआ जो क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म जो है दिस इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। ये ऐसा नहीं है अंदर, कैसा है? ये बाहर की तरफ में प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एट एन स्पेसिफिक एंगल। एक एंगल पर प्रोजेक्टेड है ये। ठीक है, रेगुलर डिस्टेंस पर प्रोजेक्टेड है फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के भी एकदम ऐसा चिपका हुआ नहीं है, एक दूसरे से भी थोड़ा सा ऐसा है, और पूरे प्रोटीन के अलोंग देखोगे तो भी ये एक एंगल पर लोकेटेड है। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एट एन एंगल एट अ रेगुलर डिस्टेंस विद ईच अदर एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोटीन। क्लियर है? अब जो हेड वाला पार्ट है, इस हेड वाले पार्ट में कुछ बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या प्रेजेंट होती है? एक एंजाइम होता है ATPase, और इसके पास में
प्रेजेंट है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या प्रेजेंट होती है? एटीपी बाइंडिंग साइट। और क्या चीज प्रेजेंट है? इसके पास में प्रेजेंट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां होगी, कैसी होगी? ये देखिए यहां इस जगह पर। ये हमने क्या बना दिया? इन दोनों हेड के पास में क्या प्रेजेंट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या प्रेजेंट है इसके पास में? एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन के साथ में तो बाइंड हो रहा है, पर क्या एक्टिन के पास में भी कोई साइट है जिससे वो मायोसिन के साथ जुड़ सके? या फिर मायोसिन कौन सी जगह पर एक्टिन के पास जाकर जुड़ेगा? एक्टिन के पास में भी तो वो स्थान होना चाहिए ना, है ना? तो अब एक्टिन के पास देखें कौन सी साइट है। यहाँ एक्टिन के पास में तो कहीं नहीं दिख रहा है। होती है एक्टिन के पास में लोकेटेड होती है एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, है ना? इसके पास में क्या प्रेजेंट है? एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। मतलब एक्टिन के पास में क्या है? एक्टिन के पास में मायोसिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन के पास में वो स्थान है जहां पर मायोसिन इससे आके जुड़ सकता है, और मायोसिन के पास में वो स्थान है जहां से वो एक्टिन से जाकर जुड़ सकता है। तब तो दोनों मिलकर बनाएंगे क्रॉस ब्रिज। ये है हमारा एक्टिन थिन फिलामेंट, है ना? और ये है एक्टिन की एक्टिव साइट जहां पर मायोसिन आकर जुड़ेगा। ये है हमारा थिक फिलामेंट जिसके पास में हेड है। तो ये थिक फिलामेंट है, इसके पास ये वाला हो गया पोर्शन हेड। तो हेड जुड़ेगा एक्टिन की एक्टिव साइट से। ये हेड जुड़ रहा है एक्टिन की एक्टिव साइट से। दिस फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज। क्या बनाएगा? ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा। ठीक, तो एक्टिन के पास में क्या होता है बच्चों? एक्टिव साइट होती है, और उस एक्टिव साइट से क्या बाइंड होगा? मायोसिन आकर बाइंड होगा। मायोसिन के पास में क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है। मतलब मायोसिन के पास वो स्थान है जिस स्थान से वो एक्टिन के साथ जुड़ेगा, और एक्टिन के पास में वो स्थान है जिस स्थान पर मायोसिन जो है वो आकर जुड़ जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो एक्टिन हैज एक्टिव साइट एंड मायोसिन हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट। और इसके अलावा मायोसिन के पास में एटीपी बाइंडिंग साइट भी है, और साथ साथ में एक एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करवाता है? दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ये क्या करवाएगा? एटीपी का हाइड्रोलिसिस करवाता है, मतलब एटीपी को तोड़कर उसमें से एनर्जी बाहर निकालता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हमने देख लिया दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। एक बार एनसीईआरटी से देख लें। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, each actin or thin filament is made up of two filamentous actin. Point to be noted, it is made up of two filamentous actins helically wounded to each other. कैसे wounded होते हैं? Helically wounded to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G actin. F actin भी क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? G actin का। मतलब डी एक्टिन जो है दिस इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन जो है वो क्या बनाता है? एक्टिन प्रोटीन बनाता है। टू फिलामेंटस ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन्स क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। दो फिलामेंट्स और किसके हैं? ट्रोपोमायोसिन के, जो एक्टिन की पूरी लेंथ के ऑल अक्रॉस में रन करते हैं। A complex protein troponin is distributed at the regular interval. Complex protein troponin regular interval पर distribute होता है on the tropomyosin. In the resting stage, a subunit of troponin mask the active binding site for myosin on the actin filament. Resting stage में क्या होगा? यहाँ पर resting stage में troponin की जो subunit है, the subunit of troponin mask the active binding site of myosin on the actin filament. ये अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? अभी आप सिर्फ क्या ध्यान रखेंगे कि एक्टिन के पास में एक एक्टिव साइट जो है वो प्रेजेंट होती, और इस एक्टिव साइट में कौन आकर जुड़ेगा? मायोसिन विल बाइंड। एक्चुअली में कौन आकर जुड़ेगा? मायोसिन का हेड इसके साथ में आकर बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा इसके साथ में? मायोसिन का हेड आकर बाइंड करेगा।
क्लियर है? नेक्स्ट, ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। हर एक मायोसिन फिलामेंट भी कैसा है? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। नेक्स्ट, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज द मीरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। इसकी सब यूनिट क्या है? इसकी सब यूनिट है मीरोमायोसिन। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोब्यूलर हेड with a short arm and tail. The former being is called as the heavy meromycin and the latter the light meromycin. मतलब ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म, ये दोनों, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? हेवी मीरोमायोसिन। और जो टेल है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज दी लाइटर मीरोमायोसिन या लाइट मीरोमायोसिन इसे कहेंगे। The HMM component, that is the head and the short arm, project outward at a regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myosin filament and is known as the cross arm. मतलब हेड और शॉर्ट आर्म जो है दोनों को मिलाकर क्रॉस आर्म तो बोलेंगे, पर ये दोनों जो है वो एक दूसरे से एक एंगल पर है, रेगुलर डिस्टेंस पर है, एंगल फ्रॉम दी ईच अदर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट। पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट जो है उससे, उसके कंपैरिजन में दोनों बाहर की तरफ में रेगुलर डिस्टेंस पर एक एंगल पर लोकेटेड होते हैं। The globular head is an active ATPase enzyme and has binding site for the ATP and active sites for actin. अब globular head जो है उसके पास में क्या है? उसके पास में प्रेजेंट है बाइंडिंग साइट फॉर दी ATP, ATP के लिए बाइंडिंग साइट है, एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, और एक्टिन के जुड़ने के लिए भी उसके पास में स्थान है। मतलब एक्टिन बाइंडिंग साइट किसके पास में है? एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है वो मायोसिन के पास में प्रेजेंट है, और मायोसिन बाइंडिंग साइट किसके पास में प्रेजेंट है? एक्टिन के पास में प्रेजेंट है। आया बच्चों इतना समझ में? ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ द लव स्टोरी ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ध्यान से सुन, ठीक है। अब लव स्टोरी ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन हमें क्या कहती है? ये बेस बनता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये क्या कहती है लव स्टोरी कि हमारे पास में एक है एक्टिन और एक है मायोसिन, ठीक है। दिस इज अ गर्ल एंड मायोसिन इज अ बॉय। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना, शादी करना चाहते हैं। अब इतनी आसानी से कोई लव स्टोरी थोड़ी ना कंप्लीट हो जाती है। लव स्टोरी में आते हैं विलन्स, फिर होती है डिशुम, मार धाड़ होती है, और सबसे बड़ा विलन लव स्टोरी में कौन होता है? लड़की का भाई सबसे बड़ा विलन होता है। तो फिर अब लड़की का भाई किसको बनाएंगे हम? देखो बच्चों, हमारे पास में है एक एक्टिन, एक्टिन के पास है एक्टिव साइट, और ये है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन को करना है शादी, है ना, जुड़ना है दोनों को, शादी करना है दोनों को। पर इतनी आसानी से थोड़ी होगा ये, क्योंकि इस एक्टिन की सारी एक्टिविटीज पर नजर लगाए बैठा है इसका भाई, कोई दुर्घटना होने नहीं देना है ना। तो अब क्या होगा? ये एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पर मान लीजिए कि मैंने, हाँ, इस एक्टिव साइट पर, ये एक्टिव साइट अभी कैसी है? फिल्ड है, खाली नहीं है ये, है ना। ये मायोसिन का हेड क्या इस एक्टिव साइट से अटैच हो सकता है? अभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्टिव साइट पर कौन प्रेजेंट है? ट्रोपोनिन। ये रिमोट क्या है? ट्रोपोनिन है। तो एक्टिव साइट को कौन ढककर रखा हुआ है? ट्रोपोनिन ढककर रखा हुआ है। मतलब ट्रोपोनिन कौन हुआ? लड़की का भाई, जो उसकी एक्टिविटीज को नोट कर रहा है कि ऐसा नहीं हो कि ये जो है वो अपनी मर्जी से शादी कर ले, है ना। घर पर तो बताना जरूरी है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये है ट्रोपोनिन जो है एक्टिन का भाई, ये है एक्टिन, ये है एक्टिव साइट, और ये है मायोसिन, जिसको इस एक्टिन से शादी करनी है। पर शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके साथ में क्या प्रेजेंट है? इसके पास में इसकी एक्टिविटीज पर कौन है? ट्रोपोनिन। क्लियर? अब यहां पर बड़ी मुश्किल आ गई है, ट्रोपोनिन को तो किसी न किसी तरीके से हटाना ही पड़ेगा। जब तक ट्रोपोनिन नहीं हटेगा तब तक यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो मतलब इस ट्रोपोनिन को इस जगह से उठाकर हमें कहीं और लोकेट करना पड़ेगा, तब जाकर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगी, है ना। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन।
mechanism of muscular contraction which is explained by sliding filament theory। किसे एक्सप्लेन की जाती है ये? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मतलब कुछ फिसल रहा है। कौन सा फिलामेंट फिसल रहा है? थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर थिक फिलामेंट। कौन स्लाइड कर रहा है यहां पर? थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड कर रहा है ओवर द थिक फिलामेंट। यानी कि एक्टिन जो है दिस इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन। एक्टिन क्या कर रहा है? मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। ठीक है, अब अगर ये होगा तो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो सार्कोमियर की लेंथ कैसे हो जाएगी? शॉर्टन्स। जब सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तब होगा यहां मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तब क्या होगा यहां पर? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? ये बेसिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। ठीक है, अब बच्चों मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन NMJ। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, मोटर एंड प्लेट। क्या समझना पड़ेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट जो है ये आपको समझना पड़ेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट क्या दोनों एक ही होते हैं? यस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट दोनों एक ही होते हैं। देखते हैं, चलिए एक बार हम इसका डायग्राम बनाकर देखें, फिर थोड़ी सी चीजें हमें बेटर समझ में आएंगी। ये बनाया मैंने यहां पर न्यूरॉन। क्या बना लिया बच्चों मैंने? ये न्यूरॉन। ठीक, ये हो गए न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके का ये मैंने न्यूरॉन बना दिया। ये जो स्टार शेप का स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा साइटोन, है ना? ये वाले स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसमें डेंड्राइट्स। खैर अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे एक्सॉन। ये हो गया एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट, एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो है सोलन स्ट्रक्चर, एक्सॉन टर्मिनल पर सोलन स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसका नाम है सिनेप्टिक नॉब। क्या नाम है इसका? सिनेप्टिक नॉब। एक सिनेप्टिक नॉब को मैंने यहां क्या कर दिया? बड़ा कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। सिनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट है इस तरीके के वेसिकल। क्या प्रेजेंट है सिनेप्टिक नॉब के अंदर? वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है केमिकल। इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? केमिकल्स प्रेजेंट है। तो सिनेप्टिक नॉब है। सिनेप्टिक नॉब के अंदर हमने कहा ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट है केमिकल। ये केमिकल, दिस केमिकल इज न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा केमिकल है ये? न्यूरोट्रांसमीटर। द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, केमिकल है इसके अंदर और वो केमिकल कौन सा है? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। अब यहां ये जो न्यूरॉन है ये न्यूरॉन सिग्नल लेकर आ रहा है मसल के सरफेस तक। ये बना लिया अपन ने स्केलेटल मसल का एक स्ट्रक्चर। स्केलेटल मसल में हमने कहा था इस तरीके से बैंड्स होते हैं। चलो ये बैंड्स भी बना दिए।
तो ये हमने बना दिया, ये क्या है, हमारी स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल तक अगर सिग्नल लाना है तो न्यूरॉन सिग्नल लेकर आ रहा है। कहां से सिग्नल लेकर आ रहा है ये न्यूरॉन? ये न्यूरॉन सीएनएस से, ब्रेन से सिग्नल लेकर आ रहा है। ब्रेन ने सिग्नल दे दिया इस न्यूरॉन को, ब्रेन से दूर सिग्नल लेकर जा रहा है ये न्यूरॉन। माने ये न्यूरॉन कौन सा हो गया? मोटर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कौन सा है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber. Motor neuron along with the muscle fiber. मोटर न्यूरॉन के साथ में क्या ऐड कर दो? मसल फाइबर को भी ऐड कर दो। ये क्या बना लेगा? दिस विल फॉर्म द मोटर यूनिट। क्या बना लेगा ये? मोटर यूनिट। ठीक है। The junction of motor neuron along with the skeletal muscle fiber, this will be called as the neuromuscular junction और motor end plate। ठीक है, ये जो जंक्शन है यहाँ, ये इस जंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसको अपन बोलेंगे कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। क्लियर हुआ इतना? तो हमें मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ में आ गया है, मोटर एंड प्लेट समझ में आ गया है, और एक और नाम समझ में आ गया हमें मोटर यूनिट का। क्लियर है इतना? चलिए, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट तो दोनों हो गए सेम, और मोटर यूनिट हमने किसको बोल दिया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर का जो जंक्शन है उसे हमने कह दिया कॉल्ड एज दी मोटर एंड प्लेट, और मोटर यूनिट मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर, इसे हमने क्या कह दिया? मोटर यूनिट। क्लियर है बच्चों इतना? है ना? अब देखो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ एक बेस समझा देती हूं, इसके आगे का मैं आपको कल बताऊंगी। ये मोटर न्यूरॉन लेकर आया है यहां पर सिग्नल। ठीक है, क्या लेकर आया? ये सिग्नल कहां से लेकर आया है? सीएनएस से लेकर आया। सीएनएस से जो सिग्नल आया है वो मोटर सिग्नल कहां तक पहुंचाना है? इस मसल तक। फिर मसल क्या करेगी उसके रिस्पेक्ट में? कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल में एक्साइटेबिलिटी आना जरूरी है। मसल की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, और इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले एक्साइट तो करना पड़ेगा। एक्साइट करने के लिए सिग्नल देना पड़ेगा, स्टिमुलस देना पड़ेगा। स्टिमुलस या तो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर ब्रेन से आया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर स्टिमुलस कहां से आ रहा है? ब्रेन से, सीएनएस से। सीएनएस ने एक न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजा, ये न्यूरॉन अब इस मसल के सरफेस तक जाएगा और इस मसल को क्या करेगा? एक्साइट करेगा। कैसे एक्साइट करेगा? ये जो सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल इस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के थ्रू मसल तक पहुंचेगा। तो सिग्नल आया, ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज हो गया। कहाँ रिलीज हो गया? वो मसल के सरफेस के पास में वो रिलीज हो गया। अब जो मसल होती है, इस मसल के सरफेस पर लगे होते हैं रिसेप्टर। क्या लगे होते हैं बच्चों? यहां पर रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स से यहां पर इस एसिटाइल कोलिन को आकर जुड़ना है। किससे जुड़ेगा ये एसिटाइल कोलिन? इन रिसेप्टर से आके। तो एसिटाइल कोलिन जब तक अपने रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा तब तक इस मसल के फाइबर का एक्साइटमेंट थोड़ी होगा। सबसे पहले क्या करना है? अपने को एक्साइटमेंट दिलवाना है। एक्साइटमेंट आने के बाद में फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगी। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज एक्साइटमेंट। जैसे ही न्यूरॉन सिग्नल लेकर आया, सिग्नल लाने के बाद में न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसने क्या किया? अपने रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड कर लिया। रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर लिया, देयर विल बी द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ द मसल फाइबर। क्या जनरेट होगा? यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद में मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है,
तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा बेस जो है वो क्रिएट कर दिया है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की, मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। कल मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी अलोंग विद दी एनसीईआरटी, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। इट विल टेक टाइम ऑफ अराउंड 40 to 50 मिनट्स। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाऊंगी, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो कल हम मिलते हैं with the mechanism of the muscular contraction. Till then, good luck.